हाय गाइस। सो अब हम करेंगे ब्लॉक 5 जो कि है लास्ट पर्सनालिटी यूनिट 1 2 3। इससे पहले वाले मैंने सारे समझा दिए हैं, आप पहले की वीडियोस देख सकते हो। सो ब्लॉक 5 शुरू करते हैं। ब्लॉक 5 इज़ नेचर ऑफ पर्सनालिटी। सो नेचर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब क्या है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ वर्ड विच इज़ पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। और मास्क आपका डिस्क्राइब करता है जो भी आपका सोशल फेस है, जो आप बाहर लोगों को दिखा रहे हो। और इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट व्हाट अ पर्सन कुड बी लाइक। ठीक है, मतलब कि आपने एक तरह से मास्क ओढ़ रखा होता है सोसाइटी में बाहर लोगों के लिए, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा बट फिर भी आप दिखा रहे हो कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। फिर है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हमारी किन किन चीज़ों से बनी हुई है? हमारा बिहेवियर, एक्शंस, परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस, थॉट, मोटिव्स, इमोशंस, इन सब की पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सो जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हमारे पर्सनैलिटी के होते हैं। जो हमारा डीएनए है, हमारा हेरिडिटरी है, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल, सोशल आ रहा था। बायोलॉजिकल में पेरेंट्स, सोशल में जो हमारा जो भी तुम्हारी जनरेशन है 9 10 12 सालों से, काफ़ी मतलब सालों से क्या 12-10 साल नहीं हो तो तुम ही होंगे, मतलब काफ़ी सालों से 100 200 300 400 500 600 सालों से जो भी तो आपकी जनरेशन है वो आपके सोशल में आ गए, हेरिडिटरी में। ठीक है, मतलब जेनेटिक। सो ये आपका जेनेटिक डिटर्मिनेशन है। एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रेडिशन, कस्टम, स्किल्स, ये आपके जीन्स में है। ठीक है। सो सोशल डिटर्मिनेंट्स में आ गया आपका जो स्कूल है, होम है, आपका जो टीचर है, वो आप कैसे आपका पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करते हैं, या फिर कैसे जो आपका पर्सनैलिटी है वो उधर कैसे निखर के आती है। जैसे कि अगर आप स्कूल में हो तो अगर आपको हर बात पर डांट पड़ रही है और आपको कोई फ्रेंड नहीं है तो आप इंट्रोवर्ट बनते जाते हो और आपका जो नेचर है वो शाय होता जाता है। और आप अगर टीचर्स प्रेस कर रहे हैं आपको और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन के बाहर आते हो। वहीं अगर आपका होम है तो होम में अगर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब आपके अच्छे से केयर टेक कर रहे हैं और आपको कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं, प्लस आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप कोई भी काम खुद भी कर सकते हो। सो वहाँ पे जो आप अपना एक खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करते हो और आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हो। अगर जो एरिक्सन की भी स्टेज थी, सेकंड वाली और थर्ड वाली, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपका गिल्ट और ट्रस्ट वगैरह आपका जो बनता है, ऑटोनॉमी ऑफ शेम और डाउट वगैरह सब क्रिएट होता है। उसके बाद अगर आप काम अपने आप करते हो तो आपका ट्रस्ट अपने पे बिल्ड होता है, आपको शेम और डाउट वाला फीलिंग नहीं आता, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है। और अगर आपको वो नहीं करने देते हैं तो आप लैक करते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वही आपका स्कूल में भी शो होता है। उसके अलावा जो पर्सनैलिटी के लिए अदर डिटर्मिनेंट्स हैं वो है लैंग्वेज, सोशल रोल्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस। लैंग्वेज है उससे भी आपका पर्सनैलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब अगर कोई जो पंजाबी होता है उनकी लैंग्वेज बोलने का तरीका काफ़ी अलग होता है, जो जाट लोग होते हैं उनका काफ़ी तरीका अलग होता है, और जो जैसे अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसका पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा, बट जैसे वो जाट लैंग्वेज में स्विच करेगा उसका पर्सनैलिटी और जो जिस तरीके से बात कर रहा है वो काफ़ी अलग हो जाता है। ठीक है। सो लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका पर्सनैलिटी किस तरह से आप फंक्शन कर रहे हो। और सोशल रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका जो सोशल स्टेटस आप उसके हिसाब से अपना पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते हो। आपका जो आपके बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी को पुट फॉरवर्ड करते हो। आपका आइडेंटिफिकेशन या इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं जैसे, वो आपके पर्सनैलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जो आपका रिलेशन हर एक के साथ में है, अगर आपका रिलेशन सबके साथ में अच्छा है, सब आपके साथ में आराम से बात कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो आपका काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी होता है। और अगर आपके पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं किसी के भी साथ में, तो आपको कॉन्फिडेंस आप लैक करते हो और आपको आगे रिलेशन क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, और वो आपका पर्सनैलिटी में नेगेटिव एक्सपेक्ट शो करता है कि आप किसी पर ट्रस्ट या लॉयल्टी फैक्टर आपका काफ़ी ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद कल्चरल डिटर्मिनेंट्स भी आते हैं। कल्चरल डिटर्मिनेंट्स में आपका जो पर्सनैलिटी वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। जैसे कि अगर कोई जिसको बाहर से आ रहा है कोई, मतलब अगर कोई बिहारी है तो उसको वो ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो काफ़ी तेज़ होते हैं पढ़ाई में और वो सारा जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सो कल्चर टू कल्चर भी आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी वेरी करती है। यूनिट 1 आपकी ओवर है, यूनिट 2 इसी में टिका रही हूँ। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या है यूनिट 2 में? सबसे पहला है टाइप्स एंड ट्रेस थ्योरी। ये एक्चुअली मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया, आपको वहाँ से समझना है वहाँ से समझ लेना, यहाँ से समझना है यहाँ से समझ लेना।
सो टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज में सबसे पहला है द टाइप अप्रोच विच वाज गिवन बाय हिपोक्रेट। सो हिपोक्रेट ने बोला कि डोमिनेंस ऑफ फ्लूइड जिसका ज़्यादा होगा उससे आप टाइप ऑफ बॉडी पता लगा सकते हो। सो अगर आपकी बॉडी में ब्लड है जो फ्लूइड वो डोमिनेट कर रहा है तो जो आपका पर्सनैलिटी टाइप है वो सैंग्विन होगा, और जो आपका टेम्परामेंट है उसके बेसिस पे वो होगा लाइट हार्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी, एक्टिव एंड एडजस्टिंग। अगर आपका जो फ्लूइड है येलो बाइल वो आपका डोमिनेट करेगा आपकी बॉडी में, सो आपका पर्सनैलिटी टाइप होगा क्लोरिक, और आप हो गए गुस्सैल, इरिटेबल और इम्पल्सिव। अगर आपके में फेलगम ज़्यादा है तो आप फेलगमेटिक होगे, और आपका टेम्परामेंट होगा स्लो, स्लगिश, कूल एंड लेजी। अगर आपके में ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा सो आप होगे मेलनकोइक, और आपका होगा सैड, पेसिमिस्टिक, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड टेम्परामेंट। ठीक है, सो ये दिया था हिपोक्रेट ने। इसके बाद आए थे क्रिश्मर। सो क्रिश्मर ने दिया था टाइप। अगर आप पिकनिक हो गए तो आपका बॉडी टाइप है प्लम्प बॉडीज, थोड़े चबी, और आपको कैरेक्टरिस्टिक होगा सोशल, जॉली, गुड नेचर्ड, इजी गोइंग, पॉपुलर। अगर आप एस्थेनिक हो मतलब कि स्लैंडर टाइप हो तो आप होगे वीक, थिन, सेंसिटिव, पेसिमिस्टिक, अनसोशल, सोशलेबल एंड शाय। अगर आप एथलेटिक टाइप हो गए, आपकी बैलेंस बॉडी है, सो आप होगे स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक होते हो। अगर आपका बॉडी टाइप डिस्प्लास्टिक है सो आपका जो नॉर्मल बॉडी टाइप होगा वो अनयूजुअल होगा, और आप मिक्स टाइप के होगे, मतलब इन सब का थोड़ा थोड़ा आपका मिक्स होगा। ये दिया था क्रिश्मर ने। उसके बाद आए थे शेल्डन। तो शेल्डन ने बोला था कि अगर आप एंडोमॉर्फिक हो, आपका जो बॉडी टाइप है, इसका मतलब कि सॉफ्ट, राउंड और फैटी जो आपका बॉडी शेप है, सो आप सोशली एक्सट्रोवर्ट होगे और आप अफेक्शनेट होगे टुवर्ड अदर्स। अगर आप मेसोमॉर्फिक हो सो आप मस्कुलर होगे और स्ट्रांग होगे, और जो आपका टेम्परामेंट है वो एनर्जेटिक होगा, एजर्टिव होगा, बोस्टफुल होगा और एडवेंचरस होगा। और अगर आप एक्टोमॉर्फिक हो तो आपका जो बॉडी टाइप है वो थिन और टॉल होगा, और आप फियरफुल होगे, इंट्रोवर्ट होगे, शाय होगे, अनयूजुअल होगे और रिजर्व्ड होगे। ठीक है, सॉरी ये अनयूजुअल नहीं, ये क्या है, ये कुछ तो है, ये फेयरफुल, इंट्रोवर्ट, शाय, रिजर्व्ड। ठीक है, ये भी चलेगा। अनसोशियल, यस, अनसोशियल हो गए, रिजर्व्ड हो गए। ठीक है, सो ये दिए थे शेल्डन ने। इसके बाद यंग आए थे। सो यंग ने ये बोला कि जो आपका पर्सनैलिटी है वो टाइपोलॉजीज पे बेस्ड होता है। तो उन्होंने दो टाइपोलॉजी मतलब दो टाइप बताए थे उन्होंने, जो कि है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि जो एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। और उन्होंने फ्रेमवर्क दिया था 4 फंक्शंस का, जिसमें है थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन। तो जो इसमें फीलिंग है वो थिंकिंग के अपोजिट में है, थिंकिंग फीलिंग के अपोजिट में है, सेंसेशन इंट्यूशन के अपोजिट में है, और इंट्यूशन सेंसेशन के अपोजिट में है। ठीक है, थिंकिंग से उनका मतलब था जो रैशनल, लॉजिकल या एनालिटिकल अप्रोच हम यूज करते हैं। फीलिंग से मतलब है विच इज अ सब्जेक्टिव, जजमेंटल, या फिर हमारा जो पर्सनल ओपिनियन होता है वो। सेंसेशन का मतलब है जो हमारा फैक्चुअल डाटा है, कॉज, डायरेक्शन, जो कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में जो बात हो रही है उसके रिगार्डिंग सेंसेशन। इंट्यूशन है जो हमारा पॉसिबिलिटी होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो हमको गट फीलिंग होती है। ठीक है, सो ये इसका ठीक अपोजिट होता है, और फीलिंग्स थिंकिंग का ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, सो यंग ने बोला कि इन चारों में से कोई एक जो आपका फंक्शन होता है वो एक बंदे में सुपीरियर होता है, और उसी के बेस पे जो उसका पूरा पर्सनैलिटी टाइप है वो जज होता है। ठीक है, मतलब आइदर जो पर्सन है वो काफ़ी रैशनल होता है, या फिर वो काफ़ी अपना फीलिंग्स पे फोकस करता है काफ़ी, या फिर जो उसका सेंसेशन उस पर जाता है, या फिर जो उसकी गट फील होती है, इंट्यूशन, उस पर जाता है। ठीक है, सो उसके बाद लास्ट अप्रोच है हमारी द ट्रेट अप्रोच। इट वाज गिवन बाय गॉर्डन एल्पोर्ट। सो उन्होंने हमारे 3 तरह के ट्रेट्स बताए थे, कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट। सो कार्डिनल ट्रेट्स हमारे वो होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं हमारे, और उस ट्रेट की वजह से ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी जानी जाती है। जैसे कि जो थी हिटलर का कार्डिनल ट्रेट था पावर, मदर टेरेसा का है एल्ट्रिज्म, गांधी जी का है अहिंसा, नॉन वायलेंस, और बुद्धा का था ट्रुथ। ठीक है, सो ये चारों ऐसे ट्रेट थे जिनकी वजह से हम उनको जानते हैं। सो वन ऑफ द ट्रेट इज डोमिनेटेड, एंड इंडिविजुअल की एंटायर पर्सनैलिटी में वो ट्रेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देता है। ठीक है, फिर बी टाइप है सेंट्रल ट्रेट, जो कि जैसे है काम, सोबर, काइंड, फ्रेंडली, मतलब कि
5 से 10 ट्रेट ऐसे होंगे जो एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं इंसान को। ये आपके सेंट्रल ट्रेट होते हैं। जैसे कि अगर कोई बोले कि वो इंसान काफ़ी जॉली गुड नेचर का है, वो अच्छा स्वीट स्पोकन भी है और सबसे आराम से बात करता है और काफ़ी काम है, ठीक है। तो आपके 5 से 10 ट्रेट है जो आपके बेसिक है, जो आपकी बेसिक पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। फिर सी है सेकेंडरी ट्रेट, जो हमारे सबसे के ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि आपको क्या पसंद है, खाना कौन सा पसंद है, गाना वाना कौन सा सुनना पसंद है, ये आपके सेकेंडरी ट्रेट में आते हैं, ठीक है। सो ये हमारी 5 थ्योरीज थी पर्सनैलिटी की, और जो दी थी हिपोक्रेट, क्रिशमर, शेल्डन, यंग और गॉर्डन एल्पोर्ट ने, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी थ्योरी बाय रेमंड कैटल। कैटल ने 3 तरह के हमारे ट्रेड्स बताए थे, कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स और सरफेस और सोर्स ट्रेड, जैसे गॉर्डन एल्पोर्ट ने बताए थे हमारे। सो कॉमन ट्रेड्स हमारे वो होते हैं जो कि हर कोई पोजेस करता है, जैसे कि ऑनेस्टी, कॉपरेशन, एग्रेशन, इंटेलिजेंस, बेसिक ट्रेड्स हैं हमारे, ठीक है। यूनिक ट्रेड्स होते हैं जो काफ़ी कम लोगों में होते हैं, और लास्ट में रहता है सरफेस और सोर्स ट्रेड। सरफेस और सोर्स ट्रेड में ये डिफरेंस है कि जो सरफेस स्टेट है इट इज़ लेस स्टेबल, और जो सोर्स स्टेट है वो स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो हमारा सरफेस स्टेट है, एंजाइटी, इनडिसीजन, इमोशनल फियर है, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो एक सोर्स से, बट जो ये वाले ट्रेट्स हैं, डोमिनेंस, सबमिशन या फिर इमोशनैलिटी, ये हमारा डिटर्मिनेंट बिहेवियर होता है, मतलब कि इससे आप एक इंसान के बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स ट्रेट होता है, ठीक है। सरफेस ट्रेड हो गया जो हमारा ऊपर ऊपर से, और सोर्स ट्रेड हो गया जो हमारा बेसिक एक इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी का टाइप है, ठीक है। सो बेसिक लेवल पे उन्होंने कॉमन और यूनिक ट्रेड्स बताए थे, और उसके बाद सरफेस और सोर्स ट्रेड बताए थे, जिसमें सरफेस हमारा लेस स्टेबल होता है, जो सोर्स होता है ये हमारा काफ़ी स्टेबल और परमानेंट होता है, और ये एक बेसिक डिटर्मिनेंट होता है हमारा जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है उसका, ठीक है। उसके बाद आए थे हांस हांस आए थे, ठीक है। सो उन्होंने मेजर करा था पर्सनैलिटी को 2 स्केल्स में, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन और स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, ठीक है। और इन्होंने मिक्स करी थी ये वाली जो बताई थी पर्सनैलिटी, हिपोक्रेट ने, ठीक है। सो हांस ने ये बोला कि अगर कोई क्लोरिक या मेलनकोलिक है तो वो इमोशनली अनस्टेबल होगा, अगर किसी को सांग्विन है और फेल्गमेटिक है तो वो इमोशनली स्टेबल होगा, अगर कोई फेल्गमेटिक है और मेलनकोलिक है तो वो इंट्रोवर्ट होगा, अगर कोई क्लोरिक है और सांग्विन है तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है। अगर मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत करी है तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को यही आती है और मन भी नहीं मेरे को चेंज करने का। तो इसके बेस पे उन्होंने 4 पर्सनैलिटी टाइप निकाले। अगर कोई अनस्टेबल इंट्रोवर्ट है सो वो मेलनकोलिक है और वो इमोशनली इंट्रोवर्ट होगा, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब है इमोशनली वो इंट्रोवर्ट होगा, और वो मूडी होगा, एंशियस होगा, रिजिड होगा, सोबर होगा, पेसिमिस्टिक होगा, रिजर्व्ड, अनसोशियलेबल, क्वाइट। अगर कोई अनस्टेबल एक्सट्रोवर्ट है तो उसका मतलब वो कोलरिक है और वो इमोशनली एक्सट्रोवर्ट है, टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इम्पल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड एक्टिव। अगर कोई स्टेबल इंट्रोवर्ट है तो वो अनइमोशनल इंट्रोवर्ट होगा। जो अनस्टेबल होंगे ऑफकोर्स वो इमोशनल होंगे, ठीक है, और जो स्टेबल हैं वो अनइमोशनल होंगे, ठीक है। सो जो अनइमोशनल है वो इंट्रोवर्ट है और वो काम होगा, इवन टेम्पर्ड होगा, और रिलायबल, कंट्रोलेबल, पीसफुल, थॉटफुल और केयरफ्री होगा, और वो फेल्गमेटिक में आएगा। और अगर कोई स्टेबल एक्सट्रोवर्ट है वो सांग्विन में आएगा, वो अनइमोशनल एक्सट्रोवर्ट होगा, सोशली आउटगोइंग, टॉकेटिव, रिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग, लाइवली, केयरफ्री, लीडरशिप, ठीक है। सो अगर कोई स्टेबल है तो ऑफकोर्स अनइमोशनल है, और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और जो अनस्टेबल है वो इमोशनल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 है पर्सनालिटी असेसमेंट। सो पर्सनालिटी असेसमेंट हमारी अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहले हमारे टाइप आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, अ पर्सन इज गिवन अ स्टिमुलस एंड इंस्ट्रक्शन टू टॉक अबाउट इट। इसमें क्या होता है कि इंसान को एक स्टिमुलस दिया जाता है, मतलब कि एक स्टोरी या फिर एक पिक्चर, और उसके बारे में उसको बोलते हैं कि इसके बारे में बात करो। इस टेस्ट से क्या होता है, जो उसका अनकॉन्शियस हिडन फीलिंग से कॉन्फ्लिक्ट है हम वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि वो इंसान उस पिक्चर को किस तरफ मोड़ के जा रहा है, या फिर उस स्टोरी से वो क्या मतलब निकाल रहा है, क्योंकि वो वही मतलब निकालेगा जो वो काफ़ी ज़्यादा फील करेगा, और जो वो फील कर रहा है वही वो उसके हिडन फीलिंग्स और अनकॉन्शियस डिजायर्स है जिनके साथ वो लड़ रहा है, ठीक है।
सो प्रोजेक्टिव टेस्ट का पहला एग्जांपल है रॉशैक इंक ब्लोट टेस्ट। इसमें आपके पास में 10 कार्ड होते हैं जिसमें वेग फिगर्स होती हैं, मतलब एमआई की फिगर्स होती हैं, जिसमें से 5 ब्लैक ग्रे होते हैं, 5 डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और एक इंसान को आपस में पूछा जाता है कि उसको आप वो 10 कार्ड्स को डिस्क्राइब करो, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब 10 कार्ड्स को डिस्क्राइब करने के बाद फिर से उनको बोलते हैं कि डिस्क्राइब करो। इसमें फिर वो उनको बोलते हैं कि अब दोबारा से जो भी आपने एक्सप्लेन करा था उसको एक्सप्लेन करो। दोबारा से उनको कार्ड्स दिखाए जाते हैं, तो इससे वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने पहले बोला था उन्होंने दोबारा सेम बात बोली, या फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है, या अपनी तरफ से वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जो झूठ होता है वो आप एज इट इज़ दोबारा नहीं बोल सकते अगर आपने उसको अनकॉन्शियसली बोला है, ठीक है। सो यहाँ से हम उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद में उनके आंसर्स को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, उनके मैनरिज्म को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका जो जेस्चर्स है, उनका एटीट्यूड है, हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर है बी, नेक्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट का टाइप है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। इट वाज गिवन बाय मोरे एंड मॉर्गन। सो इसमें भी सेम हम सीरीज दिखाते हैं पिक्चर्स के इंडिविजुअल को, और उसमें जो इंडिविजुअल है ही और शी इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी अबाउट ईच पिक्चर, जिससे सेम हमारी जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स और थॉट्स है उसके बारे में पता लगता है। इसका लिमिटेशन ये है कि इट हैज़ वेरी लो रिलेटेबिलिटी एंड वैलिडिटी, क्योंकि हमको पता ही नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और ज़रूरी भी नहीं है कि जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो उससे उसका पता लग जाएगा हिडन जो उसकी फीलिंग्स है। क्या पता वो काफ़ी अच्छा हो पोकर फेस रखने में, वो नहीं बताना चाह रहा हो। फिर है प्रोजेक्टिव टेस्ट के बाद सेकंड टाइप सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसान होता है वो खुद ही अपने उसको ट्रू फॉल्स वगैरह टाइप दे रखे होते हैं, तो वो उसमें अपने पे टिक्का विक्का मारने पे लगा रहता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग, क्योंकि हमको उसमें उसको जज नहीं करना पड़ता है जो वो नहीं बता रहा वो भी, और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है प्रोजेक्टिव टेक्निक से। दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और डायरेक्टली इसमें जो लोग हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जांपल मिनीसोटा मल्टीफेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI, इट वाज गिवन इन 1940, इट हैज़ 550 आइटम्स, जिसमें ट्रू फॉल्स या फिर कांट से ऑप्शन दिया जाता है। इसमें जो बच्चे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कैटेगराइजेशन में 10 क्लिनिकल कैटेगरीज दे रखी होती है जो हर एक चीज़ उनका मेजर करती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, साइकोपैथिक डेविएशन, स्किज़ोफ्रेनिया, सोशल इंट्रोवर्जन, ये सब। और इसके 4 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं टू डिटेक्ट इफ एन इंडिविजुअल इज लाइंग, आंसरिंग केयरलेसली या फिर डिफेंसिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, MMPI 12 आया बाद में, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, एंगर, फैमिली प्रॉब्लम, सेल्फ एस्टीम और इनएबिलिटी टू फंक्शन इन अ जॉब को भी इंक्लूड करा गया था। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो पीपल का परसेप्शन है खुद को लेके, वो कभी कभी वो ओवर जनरलाइज करते हैं या सोशली डिजायरेबल ऐसा आंसर देते हैं, या फिर बायस होता है, फिर फेक होता है, ठीक है। ऑल्दो ये प्रोजेक्टिव से काफ़ी बेटर है, बट इसमें भी यही है कि जो लोग हैं वो जो खुद ही ट्रू फॉल्स कांड से कर रहे हैं वो अपने आंसर्स को काफ़ी ज़्यादा बायस रख सकते हैं, या फिर ओवर जनरलाइज कर सकते हैं कि मैं तो अच्छा ही हूँ, तो मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, ठीक है। उनकी खुद की परसेप्शन हावी हो सकती है उन पर। सो नेक्स्ट इज द बिग 5, इट वॉज गिवन बाय एलपोर्ट, और इसमें 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के रिव्यूज में, जो कि है ओपननेस, आपका कॉन्शियस एक्सट्रोवर्जन, आपका एग्रीबलनेस, और आपका जो न्यूरोटिसिज्म आप कितना रख रहे हो वो सब, ठीक है। सो ओपननेस का मतलब है कि या तो आप ओपन हो, काफ़ी इमेजिनेटिव हो, इंडिपेंडेंट हो, या फिर आप नहीं हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो। कॉन्शियस में आ जाएगा या तो आप ऑर्गेनाइज्ड हो, केयरफुल हो, डिसिप्लिन हो, या फिर आप नहीं हो। एक्स्ट्रावर्जन में आपका एक्स्ट्रावर्जन या फिर इंट्रोवर्जन आपका इतने हो। एग्रीबल में आप सॉफ्ट हार्टेड हो, ट्रस्टिंग हो, या फिर आप रूथलेस हो, एग्री नहीं करते हो, और आप सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो, और आप किसी भी ट्रस्ट नहीं करते हो आसानी से। न्यूरोटिसिज्म में आ जाएगा आप काम सिक्योर हो, या फिर आप एंशियस और इनसिक्योर हो, ठीक है। तो ये 5 जो बेसिक फैक्टर्स हैं, ये बिग 5 एलपोर्ट इस थ्योरी से टेस्ट करते हैं कि वेदर द पर्सन हैव दिस, इसकी पॉजिटिव साइड है या फिर इसकी नेगेटिव साइड है, ठीक है। फिर है 4th थ्योरी, मायर्स ब्रिग्स ने दी थी, MBTI। इसमें उन्होंने क्या बोला था, जो थ्योरी यंग ने दी थी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन के बाद, मैं थीलिंग कह रही हूँ, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन की, उसी में ब्रिग्स ने एक 4th टाइप जोड़ा था, जजिंग और परसीविंग का, जिसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। सो यंग ने जो ये बताया था कि हमको 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है, और उसमें थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन एक इंसान में काफ़ी स्ट्रांग होता है। ब्रिग्स ने बोला था कि उसके बाद में एक जजिंग और परसीविंग भी काफ़ी स्ट्रांग होता है डिसीजन मेकिंग में, जो हमारा हेल्प करता है। कुछ लोग जज करके अपना डिसीजन क्रिएट करते हैं, कुछ लोग परसीव करते हैं जो एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पर अपना जो डिसीजन है उसको बनाते हैं, ठीक है। सो ये आपका ख़त्म, आपका यूनिट 3 ख़त्म, आपका ब्लॉक 5 ख़त्म, और आपकी बुक 1 ख़त्म, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे DGC मेंटल हेल्थ ब्लॉक 3। बाय।